हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो गद्य खंड है हिंदी का क्लास 10th बिहार बोर्ड, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, जो हम लोग का लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक जो विधा है, ये निबंध है। जैसा कि हम बता दें, पीछे वाले जो वीडियो हम लोग का हुआ है, इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को कवि परिचय है डिस्कस करा दिया है। आज का जो वीडियो है प्यारे बच्चा जी, उसका पाठ पूरा हम लेकर यहाँ पे सामने आए हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे पॉइंट को, लाइन को आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा यह है क्लास 10th सब्जेक्ट फॉर्म हिंदी गद्य खंड श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये कैसी विधा है? तो एक प्रकार का निबंध है। कैसी विधा है? निबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विधा है? कैसी विधा है विद्यार्थी जी? तो निबंध है। कैसी विधा है? निबंध है। और ये किनके द्वारा लिखा गया? किनके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। आइए और इस पाठ को पूरा हम लोग आज पढ़ेंगे, और उसके अगला वीडियो जो होगा क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है विद्यार्थी जी, प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब द्वारा 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़ो सम्मेलन में अध्यक्षता भाषण के रूप में तैयार किया गया। यानी जो अभी आप लोग नाम सुन रहे होंगे इसका, लाहौर, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, जो वर्तमान में देखने को मिलता है। प्रस्तुत मतलब जो है, ये वीडियो में आपका जो चैप्टर जो पाठ पेश हुआ है, तो बाबा साहेब के द्वारा 1936 में लाहौर में एक आयोजित किया गया था, जो जाति पाति तोड़ो, क्या दिया गया? जाति पाति को तोड़ो, ऐसा एक सामूहिक और एक मीटिंग बनाया गया। और वहां पर उस सम्मेलन में अध्यक्षाई भाषण के रूप में तैयार किया गया। इनका अध्यक्षता चला वहां पर। अंग्रेजी रूपांतर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवादित रूप में है। उनके द्वारा हिंदी में इसको अनुवादित किया गया, जो अंग्रेजी भाषा से था। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भाव, समता, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। कहा जा रहा है विद्यार्थी जी कि ये जो बताया गया, कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में जो भी बात हुआ था, वो कहा जा रहा है क्या? कि इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, यानी मानव जो है वो कैसे हैं, उनको कैसे रहना चाहिए, मानवीयता, समाज में कैसे रहना है, सामाजिकता, सद्भावना, मानवीय गुण, मानव तो है लेकिन मानव का गुण कैसा हो, कैसा चरित्र से रहना चाहिए, इस प्रकार का विकास करने का प्रयत्न किया गया। प्रयत्न माने होता है विद्यार्थी जी, प्रयास किया गया। ठीक है, क्या बात को समझ पा रहे हैं हमारे? अगला देखिए है, कह रहे हैं कि लेखक के अनुसार, यानी कवि, लेखक कौन है? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है विद्यार्थी जी, लेखक के अनुसार आज समाज में कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। एकदम बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है विद्यार्थी जी। आप लोग भी जानते होंगे, जो जहाँ है अपने जात को दबदबा बनैले है कि ना, ये जादू वो जादू, ऐसे करके अपना जातिवाद करते रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा जा रहा है, यह समाज में, यानी हमारे वर्तमान समाज में जातिवाद का मतलब होता है कि हम जिस जाति से अपने जाति का प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, उसे जातिवाद कहेंगे। यानी हम हो चाहे आप हो, जिस व्यक्ति जिस जाति का हो उसका प्रशंसा करेगा, वो जातिवाद कहलाएगा। तो जातिवाद को बढ़ावा माने होता है बोलबाला देना। जैसे किसी जाति का पक्ष देना तो क्या हो जाएगा? उसका बढ़ावा देना, बोलबाला करना। जैसे चुनाव वगैरह में आप लोग देखे होंगे, तो जिस जाति का व्यक्ति रहता है ना, तो दूसरी जाति का आएगा चाहे नहीं आएगा, लेकिन उस जाति का जो व्यक्ति होगा, वोटर होगा, उसका बोलबाला कैले रहता है, जिंदाबाद करते रहता है। ठीक है। विभाजन माने होता है बंटवारा। विभाजन माने क्या होता है विद्यार्थी जी? बंटवारा। तो कहा जा रहा है क्या? यहाँ पर देखिए एक लाइन छोटा, कह रहे हैं कि देने वाले हैं। कहा जा रहा है क्या? कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए विभाजन की आवश्यकता है। कह रहे हैं क्या? यहाँ पे कवि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जा रहा है
कि आधुनिक सभ्य समाज में, सभ्य माने होता है एकदम बढ़िया, सभ्य माने क्या होता है विद्यार्थी जी, एकदम बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया एक समाज के लिए निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, जातिवाद करने से एक समाज का निर्माण नहीं होगा विद्यार्थी जी। कह रहे हैं क्या कि सभ्य समाज का, सभ्य समाज कहने का मतलब है कि एक बढ़िया रूप से, ढंगित रूप से, एक सामूहिक रूप का एक समाज का निर्माण होगा, और उस जैसे क्या करेंगे तब जाके हमारे समाज को विकास हो पाएगा। ये नहीं कि जातिवाद करने से विकास होगा, ये कहा जा रहा है। तो सभ्य माने बढ़िया समाज में कार्य माने काम, कुशलता के लिए, कार्य की कुशलता के लिए, कार्य की कुशलता के लिए विभाजन, विभाजन माने बंटवारा की आवश्यकता है, जरूरी है करेगा, किंतु श्रमिकों का, श्रमिक यानी कामों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात दो तरह से कही जा रही है। एक कही जा रही है क्या, यदि सभ्य समाज बनाना होगा, सभ्य समाज बनाना होगा विद्यार्थी जी, तो कह रहे हैं क्या कि कार्य कुशलता के लिए हमें विभाजन करना होगा, यानी बंटवारा करना होगा। तो बंटवारा तो करना तो है भैया, लेकिन किस तरह से करना होगा ये बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि किंतु श्रमिकों का, जो काम करने वाले हैं, श्रमिकों का कामों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि बंटवारा तो हो ही, लेकिन ऐसे ना हो कि जे जवन काम करता तौने करी ना, ये गलती बा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है। जैसे कि अब कोई कहे कि जो बनिया है वो बनिया ही करेगा, जो हलवाई है वो हलवाई करेगा, यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है, यानी आप जिस जाति से हैं जरूरी नहीं है कि आप वही काम कीजिएगा, ये बताया जा रहा है। देखिए साफ साफ कहा गया कि किंतु श्रमिक यानी कामों के विभाजन का जातीयता के आधार पर नहीं होगा, कि जिस जाति का होगा वह वो काम करेगा, नहीं, ये गलत है, यहाँ कहना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करेंगे जातिगत विभाजन। जातिगत मतलब जाति से संबंधित को लेकर बंटवारा करना, जाति से संबंधित को लेकर के बंटवारा करना कहा जा रहा है। तो जातिगत विभाजन से ऊंच नीच कहा जा रहा है। ऊंच नीच मतलब समझते हैं, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। देखिए बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जातिगत मतलब कि जाति से संबंधित किसी बात को आप समाज में रखते हैं तो इससे नुकसान होता है विद्यार्थी जी। और मान के चलिए कि समाज को लेकर चलना है, तो कोई कहेगा कि नहीं ये इस जाति का है उसी का बढ़ावा दीजिए, वो कहेगा कि हमार जाति का है तो हमार बढ़ावा दीजिए। तो आप वहीं बताइए, क्या आप समाज का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और मान के चलिए मुखिया जी हैं, अब कहेंगे कि हम जादव जी हैं तो पहले जादव मोहल्ला के नली गली बनवाएंगे, तो बताइए कि पूरा पंचायत में खाली जादव जी वोट दिए हैं, थोड़ी ऐसे थोड़ी विकास होगा। और मान के चलिए कोई भूमिहार है, राजपूत है, जो भी हो, अगर वैसे करते हैं तो क्या हमारा समाज का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है विद्यार्थी जी कि जातिगत विभाजन यानी जाति से संबंधित बंटवारा कीजिएगा तो ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो जाएगी। भावना मतलब भेदभाव की भावना का हो जाएगी उत्पन्न, यानी समाज में आ जाएगा। और होने लगेगा क्या कि देखिए गणन मुखिया हई जात के अपन जात के ज्यादा सपोर्ट करता रह, हमनी जात के छोड़ देता रह, हमनी पर ध्यान नहीं किए, ऐसा बात यहाँ पे हो जाएगा। तो जब ऐसा ऊंच नीच की बातें होने लगेगी तो बोलिए हमारा समाज विकास करेगा? एकदम कभी नहीं हो सकता है विद्यार्थी, समझ गए। अब कहते हैं ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। कहते हैं कि जो भारत के अलावे अन्य देशों में नहीं पाई जाती है। एकदम कहा जा रहा है कि ये जो जातिगत भावनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, भारत में ही पाई जाती है, बल्कि अन्य देशों में और कहीं नहीं पाई जाती है। यहाँ पे ये बताया गया जातिगत भावनाओं से ऊंच नीच का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जातिगत भावनाओं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विद्यार्थी जी कि जातिगत विभाजन से किसकी भावना का उत्पत्ति होती है? तो ऊंच नीच भावनाओं की उत्पत्ति होती है। ऊंच नीच मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए किसी के पास वो काम है, ये जातिगत से बड़ है तो कहेगा ए देखो तुम हई काम करता है, हम हई काम करते हैं, तू हमारा से नीचे है, हम थोड़ा से बड़ है, तू नीचे है, हमारा ऊपर है, यानी एक दूसरे के चढ़ बढ़ लगा रहेगा। तो ऐसा हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं विद्यार्थी जी, कह रहे हैं क्या, ये जो सिस्टम है ना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, जातिगत विभाजन करना, जाति को लेकर भेदभाव करना, जाति से संबंधित जो भी टिप्पणियां कही जा रही है वो कह रहे विद्यार्थी जी, कवि जी कह रहे हैं क्या कि भारत के अलावे यानी भारत के छोड़ के किसी अन्य देशों में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ है विद्यार्थी जी? तो भारत में ही है। ठीक है, आगे देखे कहते हैं कि श्रम, आज कह रहे हैं क्या कि आज श्रम माने काम धंधा जो करने वाले काम किया जाता है, तो आज श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कहा जा रहा है कि आज के समय में, वर्तमान समय में जो काम धंधा है, कहा जा रहा है कि आज का श्रम यानी काम विभाजन
श्रम का विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी काम है, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। रुचि मतलब उसका पसंद होना चाहिए, उसमें वो एक्टिव होना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है कि ना। अब आप वहीं बताइए, अब मान के चले हलवाई है, हलवाई है तो कहा जाए कि मिठाई बना के काम करो, तो कहो कि मिठाई हम बने बिना करो, तो आपको जातिगत जाति तो है लेकिन उस काम में आपका रुचि नहीं, तो कीजिएगा नहीं कीजिएगा। आ दूसर बिरादरी का है, कहेंगे मिठाई बनाइए तो सीख जाएगा तो बनेबे करेगा। ऐसे बहुत देख सकते हैं आप समाज में। वही कह रहे हैं क्या कि रुचि पर आधारित नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है जो श्रम का विभाजन है, श्रम विभाजन है उसी पर वो काम करेगा। व्यक्ति के कार्य, कार्य माने होता है काम, कहा जा रहा है कि व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण के समय से ही कर दिया जाता है। ये सबसे हमारा समाज में ये सबसे बड़ी कमी रह गई है विद्यार्थी जी। यही यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, कवि जी बता रहे हैं। करें क्या कि व्यक्ति का कार्य, यदि कोई आदमी कार्य करेगा समाज में या घर में कहीं भी काम करेगा, तो करेंगे व्यक्ति का कार्य का जो निर्धारण होता है, निर्धारण मतलब होता है कि फिक्स कर देना कि तुम ये हो ना तो यही करोगे, अब नाई हो तो सिर्फ बारू बनाओगे, दाढ़ी बनाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं क्या कि व्यक्ति का कार्य यानी मनुष्य का जो भी कोई काम है उसका जो निर्धारण यानी फिक्स यानी बंटवारा जो है निर्धारण यानी फिक्स करना जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर आप माने नाई हैं, ठाकुर हैं तो नाइये का काम करेंगे, हलवाई हैं तो मिठाइये बनाएंगे, बनिया है तो बनिया करेंगे। बात समझ गए, ऐसे बताया जा रहा है, जाति के आधार पर काम बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि ना। कह रहे हैं कि जाति के आधार पर गर्भधारण मतलब यानी बच्चा जब शिशु होता है, बालक होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसी समय से निर्धारण कर दिया जाता है कि ताहर लइकवा बानू ये काम करी। जैसे में एग्जाम्पल तारा का हम समझावत नहीं कि जैसे गांव में देखले हुई बो कि जैसे कि कोनो गांव में बड़ी छोट प्रवृत्ति के केहू समाज से आदमी बाटे तो ओकरा के आदमी कहला नो के तार बाप ना दादा ई काम कइलन तो तार लइका दोसरे कर जाई, ओहो होई तो इहे कामवा करी, दोसर थोड़े करी, ऐसा लोग बता देते हैं गांव में, आप लोग सुने होंगे। जैसे में ठाकुर है नाई का काम करेगा, बनियाई है तो बनिया जो है वो काम करेगा, देखे होंगे जो जिसको मुसहर वगैरह होते हैं जो सवांगी, इसका जो बता दिया जाता है बे हार ना लइका कइलस तो तू करब, तार बाप ना कइलन तो तू करब। यानी कहीं ना कहीं जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, माँ का गर्भ में होता है, तभी से जाति के आधार पर उसको बांट दिया जाता है कि तू ना कइला तो तार लइका करी, तू जो कइले बड़ा तो तार लइका वो करी, दोसर का करी, ऐसा ही बांट दिया जाता है। तो ये बात ना गलत नहीं है, समझ गए। सॉरी, अब देखो यहाँ पे कहते हैं क्या के आधार पर गर्भ धारण में सका कहता है बांट देता है कि तार लइका तू जब कइले बड़ा तार तो लइका वो करी, ई कहल गलती बा, ठीक बा। गर्भधारण के समय से ही कर दिया जाता है। जन्मजात मतलब होता है जन्मे से, जन्मजात का मतलब होता है विद्यार्थी जी जन्मे से, यानी जैसे में कोई बच्चा देखिएगा बचपन से ही तोतला बोलता है, थेतरा बोलता है, तो आदमी कहते हैं कि बचपन से कभी से ना जानते हैं जन्म जाते सबसे जन्म भइल बन तो वहीं से थेतरा बोलला, ऐसे आदमी बता देते हैं। तो कहते हैं कि जन्मजात कार्य यानी जन्म से जो काम करते हैं उसमें क्या होते हैं बंध जाते हैं। श्रमिक आधुनिक समाज के अनुसार कार्य कुशल नहीं हो पाते हैं। कहा जा रहा है क्या कि जो व्यक्ति होता है जन्मे से गर्भे में सोका पर निर्धारण कर देख तू बनिया बात जाति से बावे तो बनिया ये काम करबा, कोई नाव से है तो कहेगा कि नहीं ये काम करेंगे, ऐसे लोग बंध जाते हैं। जब बंध जाते हैं विद्यार्थी जी तो बताइए कि जब वो अपने समाज में आएगा तो क्या वो नया काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उसका समाज उसको बांध के रख दिया है, किसमें कि तू हई जात का है तो यह काम करेगा, एकरा से बेसी ना करेगा। बस यही बात बताया कि जन्मजात कार्य से बंध जाता है, बंध मतलब उसको बंध जाता है कि हमको दूसरा काम नहीं करना है। श्रमिक आधुनिक समाज समयानुसार कार्य कुशल नहीं कर पाता है। कहा जा रहा है क्या अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो समयानुसार कार्य कुशल नहीं कर पाएगा, काम जो होगा कुशल नहीं हो पाएगा, बढ़िया ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आप ही बताइए ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद कह रहे हैं क्या कार्य कुशल नहीं हो पा जाता है। सक्षम मतलब सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण हेतु व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे वह अपने पेशों या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कह रहे हैं क्या स्वयं मतलब क्या होता है विद्यार्थी जी? स्वयं मतलब होता है अपने से, स्वयं मतलब होता है अपने से कर सके। कहा जा रहा है विद्यार्थी जी, कहा जा रहा है कि सक्षम माने क्या होता है किसी काम को पूरा करने में जो व्यक्ति अपना परिपूर्ण हो जाता है तो सक्षम बताया जाता है। तो कहते हैं क्या कि सक्षम
अपने पेशा, पेशा किसको बोलते हैं विद्यार्थी जी? पेशा मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना वही आपका पेशा है। जैसे मैं हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा काम क्या है, मेरा पेशा क्या है? टीचिंग लाइन हो गया, शिक्षक हो गए। जब टीचर का काम कर रहे हैं तो मेरा काम, मेरा जो पेशा हुआ क्या बोलेंगे? तो टीचर है। अब डॉक्टर जो है तो पूछेगा आपका पेशा क्या है? तो डॉक्टर ही है। अब कोई बनिया है, धान चावल अनाज लेता है तो उसका बनिया ही पेशा है। बिजनेसमैन का बिजनेसमैन अपना पेशा है। दुकानदार का दुकानदारी पेशा है। किसान का किसानी, यानी जो व्यक्ति होता है जो काम करता है उसको पेशा कहते हैं। यानी आपका पेशा क्या है? तो हमारा किसानी है, तो ये है वो है, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि अपने पेशा यानी अपने काम या कार्य का चुनाव, यानी काम करने का जो चुनाव होता है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं हम वो करेंगे, यानी अपने मन से क्या कर सके हो? चुनाव कर सके। चुनाव मतलब उसको चुन सके अपने से, किसी दूसरे के कहे आधार पर हम काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा समाज में होना चाहिए। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से क्या कर ले, काम को चयनित करे कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी के ऊपर दबदबा रोक रोका नहीं होना चाहिए कि नहीं आप यह काम कीजिएगा तो यह कीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। करें क्या कि उद्योग, उद्योग मतलब जो बिजनेस व्यापारी जो काम धंधे होते हैं, उद्योग धंधे की प्रक्रिया 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 व तकनीक विकासशील एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि भूखे मरने की परिस्थिति से जूझना नहीं पड़े। करें क्या कि जब से हमारे देश में बड़े बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां लगने लगी, उद्योग धंधा लगने लगे, बिजनेस व्यापार बहुत बड़ा बढ़ने लगा, आर्थिक परिस्थिति बहुत बड़ा हो गई, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य का काम करने के लिए जातिगत पेशा में नहीं बांधा जाए, इसलिए कि वो अगर जातिगत पेशा में बंधे रहेगा तो बड़े बड़े पैमाने पर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उद्योग धंधा लग रहे हैं, उसमें वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। इसीलिए वो किसी भी जाति का हो, हर एक काम सीखने का उसे अधिकार मिला जाए, और किसी भी काम को सीखा रहेगा तो कम से कम वो भूखे पेट नहीं मर सकता है। अब आप वहीं बताइए विद्यार्थी जी, जैसे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको, जैसा कि आप मान के चलिए हलवाई है, चाहे कोई बनिया है, उसका पूरा परिवार माता पिता पहले से बनियाई का काम करते आ रहा है, और घर में भी। तो कहने का मतलब है कि निरंतर लगातार पूरा लाइफ टाइम तक बनियाई नहीं ना चल सकता है, और देश कहाँ कहाँ विकास करते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बनियाई में ही बंद के रह जाएगा तो कोई अन्य काम को नहीं सीख पाएगा, अन्य मतलब कोई दूसरा काम नहीं सीख पाएगा। तो बताइए कि मान के चले कि बनियाई के काम अगर करते करते अनाज लेन देन का जो समस्या है बंद हो जाएगी, तो बताइए क्या वो आदमी दूसरा कोई अब काम करने लायक रह जाएगा? नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसे दूसरा काम भी सीखने का अधिकार दिया जाए, ताकि अगर उसका काम अपना पेशा वाला काम बंद हो जाएगा तो भूखे नहीं मर सकता है, कहीं दूसरे जगह भी कमा खा रह सकता है। बात समझ में आ रहा है जी? यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं क्या कि उद्योग धंधा की प्रक्रिया, तकनीक माने मशीन, तकनीक माने होता है मशीन, विकासशील मतलब होता है परिवर्तन, विकास एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मतलब होता है आजादी यानी किसका आजादी? तो पेशा यानी उसका काम धंधा जो कर रहा है व्यक्ति शुरू से, उसका क्या होना चाहिए? उसमें बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। काहे मिलनी चाहिए? कि ताकि अगर कहीं भी अगर रहे तो किसी परिस्थिति में, दुख में सुख में, दिन रात सुबह शाम जैसे भी रहे, उस परिस्थिति से जूझने नहीं पड़े। क्या हो सकता है? वो कहीं भी कमा खा सकता है, उसे भूखे पेट नहीं रहना पड़ सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ताकि भूखे पेट मरने की परिस्थिति से जूझना नहीं पड़े। करेगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। एकदम सही बात। यह सब कथन देखने से आपको क्या लग रहा है विद्यार्थी जी? ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहे क्या कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को, यानी जो जाति प्रथा है, बेरोजगारी किसको बोलते हैं? कहने का मतलब है कि कोई आदमी खूब पढ़ा लिखा है, कोई एकदम बढ़िया से मेहनत किया है और उसको कोई काम धंधा नहीं मिला, यानी जो व्यक्ति बिना काम धंधा का बैठा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेरोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरोजगार। रोजगार मतलब होता है कोई काम धंधा करना, और रोजगार तुम्हारा नहीं है तो तुम बेरोजगार ही ना हो जी। यानी कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, डॉक्टरी, मास्टरी, ड्राइवरी, या कोई पढ़ा रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आप रोजगार है। रोजगार मतलब कोई रोजी रोटी के लिए अपना काम लिए हुए हैं। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं क्या कि बढ़ाने के लिए एक प्रमुख क्या है? कारण है। प्रमुख क्या है? कारण है। चलिए अगला जो टॉपिक है, कह रहा है क्या इसमें? श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है।
युक्त मतलब उससे बंधी हुई है। कह रहे हैं क्या कि श्रमिक विभाजन है, श्रम विभाजन की दृष्टि से उसके नजर से भी जाति प्रथा जो है कई गंभीर दोषों से क्या है बंधी हुई है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि यानी उसका पसंद कोई महत्व नहीं दिया गया। लोगों को अरुचि तथा विश्वास पूर्ण करना गरीबी की अपेक्षा अधिक दुखदायी समस्या है। जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति का दमन करना, सामाजिक नियमों में बंद कर उसे निष्क्रिय बना डालती है। अतः निर्विवाद सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। हानिकारक क्यों नहीं होगा, यहाँ इसलिए बताया जा रहा है उसको, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं जातिगत पेशा में बांध दिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं कोई अगला काम करने के लिए दिया ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका जीवन दुखदायी तो होबे करेगा ना, उस पहलू में बंद कर ही रह जाएगा बेचारा। ऐसे बताया जा रहा है। कहते हैं लेखक के अनुसार, तो यहाँ लेखक कौन है विद्यार्थी, फिर हम बताना चाहेंगे या आप लोग खुद बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका लेखक कौन है। ठीक है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समानता, भाईचारों में कह रहे हैं क्या भीमराव अंबेडकर यानी लेखक के द्वारा ये बात कहा जा रहा है क्या कि लेखक के अनुसार बताया जा रहा है कि आदर्श माने होता है अच्छा बढ़िया, आदर्श समाज यानी बढ़िया समाज का आधार क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता और भाईचारा है। क्या है भाईचारा, यानी बढ़िया समाज में अगर देखा जाए कवि के अनुसार तो क्या है एगो आजादी होना चाहिए और सभी में समानता यानी एकता होना चाहिए और क्या होना चाहिए भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा मतलब सब लोग मिलजुल करके बढ़िया से एक रूप में रहें, ये इनका कहना है। सभ्य मन होता है, पीले में बताएं, सभ्य मन होता है बढ़िया, सभ्य समाज में सभी वर्गों का हित निहित होता है। कह रहे हैं कि सभ्य मन क्या होता है एक बढ़िया रूप का समाज, जैसे में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे में होली अगर आप लोग देखेंगे, होली पर्व में क्या कहता है लोग बोलते हैं ना कि दुश्मन को भी गले लगाया जाता है और भी गुलाल लगाया जाता है, तो पराये भी है तो अपना हो जाता है। ऐसा हम लोग का मजहब में देखा जाता है। तो किसी भी धर्म जाति मजहब से आता है कोई मतलब नहीं है। अगर एक सभ्य समाज का नियम से देखा जाए तो सभ्य समाज का नियम क्या होता है कि सभी वर्गों का, कोई वर्ग का हो, हित निहित होना चाहिए। हित मतलब एक अपना परिवार सदस्य के जैसा होता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र सभ्यता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है। कह रहे हैं क्या यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक माने होता है लोक, तंत्र होता है शासन, यानी किसका, लोगों का शासन, यानी समाज में कैसा, लोगों का शासन। तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए किस पर इन्होंने अपना नजर डाला है, बल दिया है, तो स्वतंत्रता यानी आजादी होनी चाहिए, समानता यानी एक समान होना चाहिए और भ्रातृत्व माने भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाईचारा भी होनी चाहिए। समझ गए, सब लोग मिल व्यवहार कर रहे हैं भावना पर, यानी ऐसे 3 भावनाओं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बल दिया गया है। क्या किया गया है, बल दिया गया है। इसमें सबकी सहभागिता मतलब सब लोग चढ़ बढ़ के क्या करें, इस समाज में कोई भी कार्य हो उसमें भाग लें और अपने बात को रख सकते हैं। कह रहे हैं कि इसमें सबकी सहभागिता और बहुविध हितों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दूध पानी के मिश्रण की तरह ही हमारा लोकतंत्र है। कह रहे हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है यानी हमारा जो शासन है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है किसके तरह लोकतंत्र को बताए हैं, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी के मिश्रण के कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, जिस तरह से दूध होता है एक डब्बा में और जिस तरह से एक डब्बा में पानी होता है और दोनों को मिला दिया जाए और मिक्स कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि दूध किधर है और पानी किधर है। ठीक उसी प्रकार से हमारा स्वतंत्रता यानी हमारा आजादी और समानता ऐसी होनी चाहिए कि किसी का कोई पते न चले कि कौन सी जात है, कौन सा किस मजहब का है, कौन सा किस धर्म का है। हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और ऐसा ही टिप्पणी, ऐसा ही समाज को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है विद्यार्थी जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कवि परिचय हो गया है और जो चैप्टर रहा ये आपका पूरा चैप्टर भी हम बढ़िया से समझा दिए। कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए। और ऐसा अगला जो वीडियो होगा इसका प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को लेकर हम बहुत जल्द ही आपके इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए और बेहद हर एक सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए आपको डीप में समझा करके चाहते हैं कि हम बिहार बोर्ड का तैयारी कर सकें
तो हमारे बीजी कैरियर ऑनलाइन को क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने का आपका एक माध्यम बन जाएगा। ठीक है, और सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ किसी और का भी भला हो सके। ठीक है, धन्यवाद।